हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है विटामिन एवं पोषण। इस टॉपिक से रिलेटेड शेष कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, इनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 98 से। आपको बताना है गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है किसके उपस्थिति के कारण। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है किसके उपस्थिति के कारण। तो दूध का जो रंग सफेद होता है कैसीन के कारण होता है, और पीले रंग का जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, इसी प्रोटीन के कारण दूध जो है सफेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C40H56 है। 99 है, दूध का सफेद रंग होता है। दूध का सफेद रंग होना किसके कारण है? तो कैसीन से। कैसीन के कारण दूध का रंग जो होता है सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है, जबकि गाय के दूध में औसत जो वसा की मात्रा है 3.5 से 4.0% होती है, यानी 3.5 से 4% के बीच होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं तथा दूध का पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष के आयु में लुप्त हो जाते हैं? इसमें जो ऑप्शन दिया गया है सही नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था। देखिए, अनेक स्तनियों के जठर रस यानी जो गैस्ट्रिक जूस है, इसमें दुग्ध प्रोटीन्स के पाचन के लिए रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में यह होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में यह नहीं होता है। वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन्स के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को जो है दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टेस एंजाइम जो है मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष के आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 वर्ष के आयु के मध्य पूर्णतः या लुप्त हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, सी ऑप्शन। देखिए, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को और ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में यह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, कैसीन दुग्ध होता है। कैसीन दुग्ध होता है तो प्रोटीन, सी ऑप्शन। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन्स है जो कि दूध में पाया जाता है। तो कैसीन क्या है? एक फास्फोप्रोटीन्स, यह दूध में पाया जाता है। फास्फोप्रोटीन्स फास्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं। दूध का धवल रंग कैसीन के उपस्थिति के कारण ही होता है, यानी दूध का जो सफेद रंग होता है कैसीन के उपस्थिति के कारण होता है। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। ज्ञातव्य है कि दूध पूर्ण आहार है जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 104 है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण है? दूध का सफेद रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको मालूम है कैसीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? ऑप्शन ए एग्लूटिनिन, ऑप्शन बी कैसीन, ऑप्शन सी मायोसिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो कैसीन, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, सैक्रिन का संबंध कार्बोहाइड्रेट से नहीं है, यह सही सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा।
देखिए जो सैक्रीन है इसका संबंध कार्बनिक यौगिक यानी कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त होता है। एड्रेनालिन का संबंध हार्मोन से है। थायमिन का संबंध विटामिन से है। किरेटिन का संबंध प्रोटीन से है। क्वेश्चन नंबर 107 है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में टिश्यूज का निर्माण होता है किससे? तो प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन्स अमीनो अम्लों की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इसकी संयोजक इकाइयां या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, जो कि मुख्यतः अनिवार्य तथा नॉन इसेंशियल दो प्रकार के होते हैं, यानी इंसेंटियल और नॉन इंसेंटियल दो प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसी कमी के कारण होती है। तो मानव शरीर की जो वृद्धि है धीमी हो जाती है, किसके कमी के कारण ऐसा होता है? तो प्रोटीन के कमी के कारण। ध्यान रखिएगा। देखिए प्रोटीन जो है एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीव द्रव्य के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए ये आवश्यक होते हैं। इनके कमी से मानव शरीर की वृद्धि जो है धीमी होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 109, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। इसके बारे में हम लोगों ने वैसे भी डिस्कस किया था, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए विटामिन बी जो 12 है, विटामिन बी 12 इसका संबंध कोबाल्ट से है। हीमोग्लोबिन इसका संबंध लोहा से है। क्लोरोफिल मैग्नीशिया से है और पीतल इसका संबंध तांबा से है। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको बताने कौन सा इनमें से जो एक है सुमेलित नहीं है। वो है आपका पोटेशियम, जिसका संबंध कपड़ा धोने का सोडा से नहीं है। तो देख लेते हैं। जो क्लोरोफिल है इसका संबंध मैग्नीशिया से है, ऊपर में भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। हीमोग्लोबिन का संबंध आयरन से है। खाने का नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है और कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। ध्यान रखिएगा, यह बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा भी जा चुका है। और क्वेश्चन 111 जो दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 111, इसमें भी आपको जो है मिलान करना है, सेम है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, वैसे कर लिया है कुछ सेकंड पहले ही। तो ध्यान रखिएगा, जो विटामिन बी 12 है कोबाल्ट, इसका संबंध कोबाल्ट से है। हीमोग्लोबिन का आयरन से है। क्लोरोफिल का मैग्नीशिया से है और चैल्कोपैराइड का संबंध तांबा यानी कॉपर से है। क्वेश्चन नंबर 112 में भी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे विटामिन बी के समूह के रूप में दिया गया है। तो B1 को क्या बोलते हैं, B2 को क्या बोलते हैं, B6 को क्या बोलते हैं, B12 को क्या बोलते हैं, आपको मालूम ही है। तो बताइए B1 यानी विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? सही जवाब दीजिए। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। B12 को बताइए, यह तो बहुत बार पूछा जा चुका है। B12 इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। B6 इसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं। और B2 बताइए, B2 को क्या बोलते हैं? B2 को राइबोफ्लेविन और B1 को थायमिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो कौन सा एक जो है सही सुमेलित है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं इनमें से कौन जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है। सही जवाब है गंधक। गंधक जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जास्ता और मोलिब्डेनम आदि शामिल है। जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ या बृहद पोषक तत्व है, अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। 115 में आपको बताना है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बताइए, विटामिन सी।
पपीते में मुख्यतः विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2 का भी जो है यह एक स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन एक जो है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? सही जवाब है विटामिन ए का जो स्रोत नहीं है, प्राकृतिक स्रोत, वह है दूध, डी ऑप्शन। आम, पपीता एवं गाजर, ध्यान रखिएगा, आम, पपीता और गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। 117 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा किराटिन एक प्रोटीन है जो कहां पर उपस्थित होता है? अल्फा किराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। अल्फा किराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह किराटिन का एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होते हैं। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में भी अल्फा किराटिन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? इसका सही जवाब होगा कपास, ए ऑप्शन। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह से सेल्यूलोज का बना होता है। केस, बाल, लूता रेशम, जिसे स्पाइडर सिल्क भी कहते हैं, खुर मुख्यतः जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। 119 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं, आप बताइए। तो सही जवाब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन। प्रोटीन के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लौह आदि के अंश भी प्राय होते हैं। प्रोटीन्स एमिनो अम्लों की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयां या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? सही जवाब होगा औरक्त किरणें। उष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु, लवण आदि जो है प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि औरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती है। 121 है, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है वे जैव उत्प्रेरक हैं। दूसरा कथन है वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो बताइए एंजाइम के संदर्भ में कौन से कथन इसमें सही है? तो दोनों कथन सत्य हैं, यानी पहला और दूसरा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, एंजाइम जो है एक जैव उत्प्रेरक होता है जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैविक प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती है। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, तरुण तथा वृद्धि व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। देखिए, प्रोटीन जो है त्वचा, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 123 है, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? तो सही जवाब होगा 45 ग्राम। देखिए, समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम, वसा की मात्रा 20 ग्राम और कैल्शियम एवं आयरन की मात्रा जो है 400 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम होती है। जबकि गर्भवती महिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला को जो है इससे अधिक मात्रा में दैनिक आहार की आवश्यकता होती है। 124 नंबर क्वेश्चन है, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो सही जवाब होगा 70 ग्राम, ध्यान रखिएगा। देखिए, दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन कुल आहार का 10% से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह प्रतिदिन जो है यह मात्रा प्रतिदिन 65 ग्राम से 70 ग्राम है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 125। बोतल का दूध पीने वाले बच्चों के तुलना में मां का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? बताइए। जो लक्षण दिया गया है वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। देखिए इसका सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा जो है उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, इसके संदर्भ में सही नहीं है। देखिए जो मदर मिल्क होता है, मां का दूध होता है, बोतल के दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें जहां एक और बच्चे को जो है अधिक विटामिन और प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर बच्चे में रोग का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस करने की क्षमता भी अधिक होती है। लैक्टोज जिसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव माता के दुग्ध में होती है, जो मां के दूध से बच्चे की लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। बताइए किसका अभाव होता है? तो लौह का यानी आयरन का। मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव होता है। दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं, और इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षित तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशुओं में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोलेस्ट्रॉम अथवा खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि जो है प्रचुर मात्रा में होता है। 127 है स्टार्च है। स्टार्च एक है, क्या है? तो पॉलीसैकेराइड, सी ऑप्शन। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्टार्च यानी C6H10O5 या मंड एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड के इकाइयों के एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों के द्वारा जो जोड़ने के कारण होता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 128 है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, सी ऑप्शन। देखिए स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। दोनों गुण अणु या बहुलक अर्थात पॉलीमर्स तथा दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ जो है नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस घोल में जो है रंग नहीं प्रदान करता है। मंड पौधों में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेलुलोज पौधों की कोशिकाओं भीति यानी सेल वॉल में जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, जो है बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। तो बताइए किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो सही जवाब होगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कॉलिक कैल्सीफेरॉल तथा ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। कॉलिक कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जो है जटिल होती है। और ऑर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाओं या ईस्ट सेल्स जो है करती हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? सही जवाब होगा कैल्सीफेरॉल, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 4 कथन है, आपको बताना है कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए इसमें जो कथन सही है वो बी ऑप्शन है कि विटामिन ए यानी रेटिनॉल के अभाव के कारण जो है त्वचा शुष्क और मतलब कि सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन बी यानी थायमिन के अभाव में हृदयाघात हो सकता है। और ये तीनों जो स्टेटमेंट थे, कथन जो थे सही है, लेकिन जो सही नहीं है वो है ए ऑप्शन। दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है, जो कि गलत है, यानी सही नहीं है। और
दूध में जो विटामिन होता है बी होता है, B1 B2 और B6 B12 आदि पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से किससे जो है कुपोषण होता है? बताइए किससे कुपोषण होता है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको जो है चुनाव करना है। तो सही जवाब है इसका, बताइए, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से, बताइए, और अति पोषण से। तो डी आपका सही जवाब है। कुपोषण अति पोषण से भी होता है, अल्प पोषण से भी होता है और असंतुलित पोषण से भी होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए कुपोषण जो है माल न्यूट्रिशन की स्थिति, असंतुलित पोषण अर्थात अल्प पोषण या अति पोषण के कारण भी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। 4 कथन है और बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य है। पहला कथन है, मानव भोजन में वसा अम्लों का 1 भाग होना चाहिए। दूसरा, सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। तीसरा है, मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। चौथा है, आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। तो सही जवाब इसका बताइए। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा जो कथन दिया गया है सही है। तीसरा जो है इसमें मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है, जो कि गलत है। ठीक है, मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है, तो कथन 3 जो है असत्य है, शेष कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? जो अलसी होता है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का जो अलसी होता है प्रचुर स्रोत होता है, ध्यान रखिएगा। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का जो है यह पौधा है और इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सही जवाब होगा अलसी। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए जो है आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलेइक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, इन्हें आहार के माध्यम से ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी में पाया जाता है। 136 है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। सही जवाब होगा कैल्शियम और पोटेशियम, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार, कंप्लीट डाइट कहा गया है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए यह सर्वमान्य भोजन है। 137 है, कथन ए कह रहा है कि विटामिन बलवर्धक तत्व है जिसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण आ रहे विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता जो है करते हैं। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसमें जो सत्य है वो है ए, परंतु आर गलत है। कैसे? विटामिन कार्बनिक यौगिक है जिनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और इनके स्रोत जो है अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस इत्यादि हैं। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणुओं, कवकों इत्यादि को जो है श्वेत रुधिराणु मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं या सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, कथन ए कह रहा है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कारण आर, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही जो है संश्लेषण करते हैं। बताइए इसके बारे में हम लोगों ने जस्ट कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया है, तो इसका भी सही जवाब होगा ए, मतलब सी ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और इसीलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के द्वारा विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी जिसे थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B5 पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन,
B9 फोलिक अम्ल और B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन ई और विटामिन के संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। मानव शरीर अधिकांश प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में उपस्थित ट्रिप्टोफान नामक अमीनो अम्ल से विटामिन B3 का निर्माण कर सकता है। साथ ही मानव शरीर विटामिन डी का भी संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर के लिए आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज और आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता। इन्हें अनिवार्य सूक्ष्म पोषक जो है कहते हैं, इसलिए आर जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 139 में कथन ए कह रहा है कि मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। कारण आर, अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। तो देखिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है ए गलत है, आर सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में से 11 अतात्विक मतलब अनिवार्य अमीनो अम्ल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो शेष 9 को स्तनीय भोजन से ही जो है प्राप्त करते हैं। इन्हें अनिवार्य अमीनो अम्ल यानी इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। अनिवार्य जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? तो देखिए सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त होते हैं तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष तीनों विकल्प दिए गए भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 141 है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम जो है करती है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। बताइए, शरीर की ऊष्मा का क्षय का, यानी शरीर की ऊष्मा का जो क्षय है और इसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। इसके बारे में देख लेते हैं। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा यानी फैट शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य जो है करती है, अर्थात यह शरीर ताप का जो है शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। यह वसा जो वसा स्तर है शरीर को आकृति तथा प्लावकता प्रदान करने तथा गद्दी के भांति अंतरांगों के बाहरी दबाव और आघातों से जो है यह सुरक्षा करने में भी हमारा जो है मदद करती है। 142 है, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? सही जवाब होगा वसा, बी ऑप्शन। ठीक है, वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा जो है वसा से प्राप्त होनी चाहिए और 1 ग्राम ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 143 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है, क्या है? तो सही जवाब होगा प्रोटीन। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। 144 से कथन ए कह रहा है कि असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण आर है, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक जो है आबंध होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ए सही है, आर गलत है। कैसे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट जो है सैचुरेटेड फैट्स के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड्स होते हैं जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध वाले वसा अम्ल नहीं होते हैं। ये जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती है। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती है जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती है जिनसे वनस्पति घी हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार की जाती है। 145 है, अन्य पशुओं के मांस के तुलना में मछली का उपभोग
स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए बहु असंतृप्त वसा अम्ल जो है इसमें अपघटन की दर काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रियाओं में ऑक्सीजन यानी O2 के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रियाएं बढ़ जाती है। मछली में पाए जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव के लिए काफी अच्छा पोषक तत्व है। 146 नंबर क्वेश्चन है, आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट्स नहीं होती है। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है, बताइए। देखिए इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, जो पहला, दूसरा और तीसरा दिया गया है, इसमें जो तीनों कथन है इसके संदर्भ में सही है। कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः जो है उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को जो है क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो इसके संदर्भ में जो दिया गया है ट्रांस वसा, इसका उपभोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, अच्छे HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। पशु उत्पन्न वसा या तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। इस प्रकार प्रश्न का तीनों कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो एक वसा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में श्वसन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।